ये कहानी है चीन में घटी एक ऐसी भयानक घटना की जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस आपदा के चलते करोड़ों लोग भूख से तड़प कर मर गए तो कई लोगों ने खाने के लिए हत्या और लूटपाट करी। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि लोग जान बचाने के लिए कब्रों को खोदकर लाशें तक खाने को मजबूर हो गए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन का एक व्यक्ति जो प्रकृति पर विजय पाना चाहता था, आर्थिक विकास के लिए उसने प्राकृतिक संसाधनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और जिसकी वजह से ये भयानक घटना घटी। ये कहानी शुरू होती है सन 1958 से। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से एक पहल शुरू करी थी। इसको एक ऐसे इकोनॉमिक और सोशल प्लान के रूप में डिजाइन किया गया था जिससे चीन को एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी से कम्युनिस्ट सोसाइटी में बदला जा सके। उस समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन माओ जेडांग था। यही वो आदमी था जो प्रकृति को एक शत्रु के रूप में देखता था। उसका मानना था कि विकास के लिए प्रकृति को हमें अपने कदमों पर झुकाना होगा। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक स्लोगन दिया, रेन डिन शेन तियान। इसका मतलब था कि मनुष्य को प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। माओ अनाज की पैदावार को बढ़ाना और ग्रामीण इलाकों में उद्योग लगाना चाहता था जिससे देश का लोहा और स्टील का उत्पादन ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ से आगे निकल जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेट लीप फॉरवर्ड के शुरुआती स्टेज में 4 पेस्ट नाम से एक कैंपेन चलाया गया। इसके अंतर्गत पब्लिक हाइजीन के लिए मच्छरों, मक्खियों और चूहों, इन तीनों को खत्म करने का प्लान बनाया गया क्योंकि ये मलेरिया, टाइफाइड और प्लेग जैसी कई बीमारियां फैलाते हैं। चौथे नंबर पर बारी थी स्पैरो यानी गोरेया की। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि एक गोरेया हर साल लगभग 2 किलोग्राम अनाज खाती है। इसलिए ये तर्क दिया गया कि अगर गोरेया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो इससे एक बड़ी मात्रा में अनाज की बचत होगी। और इस बात का भी खूब प्रचार किया गया कि अगर 10 लाख गोरेया को मार दिया जाए तो बदले में 60,000 लोगों के लिए अतिरिक्त भोजन उपलब्ध होगा। और कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन माओ की ये पहल काम भी कर गई। चीन के प्रत्येक नागरिक को बाहर जाकर गोरेया को मारना आवश्यक कर दिया गया। अब इससे हुआ ये कि लोगों की भीड़ ने व्यापक रूप से गोरेया के घोंसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। उनके अंडों को तोड़ा गया और चूजों को मार दिया गया। बहुत बड़े स्तर पर गोरेया का शिकार शुरू हो गया और चीन के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चीन के लोगों के लिए ये किसी फेस्टिवल की तरह हो गया था। लोगों की भीड़ बंदूक और गुलेल लेकर गोरेया को मारते, गोरेया के झुंड का पीछा करते, ड्रम और बर्तन बजाकर उनको तब तक डराते जब तक वो उड़ते उड़ते थक नहीं जाती और मजबूरन जमीन पर उतरने के बाद बेरहमी से उनका शिकार किया जाता। इसे एक युद्ध की तरह माना गया जिसमें बहादुर लोग कीड़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। रोजाना हजारों गोरेयां मारी जाती थीं। कितनी गोरेयां मारी गईं इसकी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर ये माना जाए कि चीन के 600 मिलियन लोगों में से हर एक व्यक्ति ने केवल एक गोरेया को मारा हो तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कम से कम 600 लाख गोरेया मारी गई होंगी। सन 1958 के दौरान चीन में गोरेया की आबादी विलुप्त होने के कगार पर आ गई थी। तो आखिर इसका भीषण अकाल और लाखों लोगों की मृत्यु से क्या संबंध है? खैर, हम कुछ ही देर में इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले कुछ और बातों को जानना बेहद ही जरूरी है। माओ अनाज की पैदावार को बढ़ाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसने कई अनप्रूवन एग्रीकल्चरल प्रोसेस यानी अप्रमाणित कृषि प्रक्रियाओं को लागू किया, जैसे कि एक साथ बीज को बोना। इसमें गलत धारणा यह थी कि एक ही प्रकार के बीज एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। दूसरा था एक गहरी जुताई की तकनीक। इसमें यह गलत धारणा थी कि इससे मजबूत और बड़ी जड़ें बनेंगी। यहाँ तक कि इसके लिए मध्यम उपजाऊ भूमि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि में इन अप्रमाणित कृषि प्रक्रियाओं को लागू किया गया। उनका विश्वास था कि इससे प्रति एकड़ उत्पादकता में वृद्धि होगी। इन खराब प्रथाओं के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि के बजाय बहुत ज्यादा कमी आई। वहीं दूसरी तरफ अनाज उत्पादन का निरीक्षण करने वाले स्थानीय अधिकारी वास्तविक आंकड़े बताने से डरते थे और इसलिए उन्होंने अपनी उपज में नुकसान बताने की बजाय उपज की संख्या को बहुत बढ़ाकर बताई। कभी कभी अपने बड़े अधिकारियों से प्रशंसा और पुरस्कार पाने के चक्कर में अनाज उत्पादन को 10 गुना अधिक बढ़ाकर बताया जाता था। इन बढ़ी हुई संख्याओं का मतलब ये था कि अब उन्हें अपनी क्षमता से अधिक अनाज बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसे उगाने वाले ग्रामीण लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा।
और जैसा कि हमने पहले बताया था कि माओ जेडांग लोहा और स्टील उत्पादन भी बढ़ाना चाहता था, तो ऐसा करने के लिए खेतों में काम करने वाले कई श्रमिकों को उद्योग में काम करने के लिए माइग्रेट किया गया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि जब फसल का समय आया तो कृषि श्रमिकों की कमी हो गई और कई फसलें खेतों में सड़ने के लिए छोड़ दी गईं। इस समय तक चीन में अनाज की भारी कमी हो गई थी। खराब मौसम और बाढ़ से इसमें और नुकसान हुआ और फसल तो पहले से ही खतरे में थी। अब हम गोरेया वाले टॉपिक पर वापस आते हैं। दरअसल ये जानना बेहद जरूरी है कि गोरेया सिर्फ अनाज नहीं खाती, उनके लिए भोजन का एक प्रमुख स्रोत कीड़े और टिड्डे होते हैं जो फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और गोरेया इन्हीं कीड़ों और टिड्डों का शिकार करती है। सन 1959 में गोरेया के लुप्त हो जाने पर जब कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं बचा तो इन टिड्डियों की तादाद कई गुना बढ़ गई और टिड्डों के झुंड खेतों में आ गए और भारी मात्रा में लोगों के हिस्से का अनाज खा गए। जितना अनाज गोरेया खाती थी उससे कई गुना ज्यादा अनाज इन टिड्डों ने एक झटके में खत्म कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि गोरेया को मारना एक बहुत बड़ी गलती थी, और ये बात भी समझ में आने लगी कि इन कीड़ों को खाकर गोरेया फसलों की रक्षा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। टिड्डियों और दूसरे कीड़ों की आबादी में जो वृद्धि हुई उसने इकोलॉजिकल सिस्टम में और ज्यादा समस्याएं पैदा कर दी, क्योंकि लोगों ने इन कीड़ों से फसलों को बचाने के लिए कीटनाशकों और जहर का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इन तमाम गलतियों और प्रकृति के प्रकोप के कारण जो भयानक अकाल पड़ा उसको छुपाया नहीं जा सकता था। लाखों लोग भूखे मर गए और पेड़ों की छाल, घास फूस, मिट्टी और कोयला खाकर जीवित रहने के लिए संघर्ष करने को मजबूर हो गए। इससे भी बुरी बात तो ये थी कि लोगों के नरभक्षी होने की बातें भी सामने आने लगी। लोग मरे हुए लोगों को खा जाते, यहाँ तक कि दफन हुए लोगों के शवों के अवशेषों को भी खोदकर खा जाते थे। खाने के लिए लोग लूटपाट और हत्याएं तक करने लगे। एक अनुमान के मुताबिक तब तक मरने वालों की संख्या 55 मिलियन यानी लगभग 5.5 करोड़ तक पहुंच गई थी। लेकिन वो सभी लोग भूख से नहीं मरे थे। जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करी और वो लोग जिन्होंने अधिकारियों के डर से अनाज की उपज की गलत रिपोर्ट दी थी, और साथ ही वो लोग जिन्होंने बचा कुचा राशन सरकार को सौंपने से मना कर दिया। ऐसे लगभग 2.5 लाख लोगों को पीटा गया और टॉर्चर करके मार दिया गया। जिन लोगों ने देश से भागने की कोशिश करी या भोजन चुराने का प्रयास किया वो भी मारे गए। यह भी अनुमान लगाया गया है कि लगभग 10 लाख लोगों ने भूख और टॉर्चर के कारण आत्महत्या कर ली। इन मौतों को और बदतर बनाने वाली बात तो ये थी कि इनमें से कई लोगों को बचाया जा सकता था। दरअसल उस समय देश का जो अन्न भंडार था उसमें लाखों टन अनाज था जिससे पूरी आबादी का पेट भरा जा सकता था। लेकिन ये स्टोर किया गया अनाज कभी भी आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया, और इन अनाज भंडारों को रोकने के पीछे क्या मकसद था यह आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है। शायद सरकारी अधिकारियों को संकट की गंभीरता का अंदाजा नहीं था, या शायद वो सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी साख बचाने के प्रयास में चेयरमैन माओ जेडांग ऐसी स्थिति में भी सोवियत संघ को अनाज एक्सपोर्ट कर रहा था। ऐसा करके वो अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रहा था और दुनिया को यह जताना चाहता था कि उसके पास बहुत सारा अनाज है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कई देश उसकी सहायता करना चाहते थे। लेकिन अहंकार के चलते माओ ने यह सहायता अस्वीकार कर दी। वहीं चीनी अधिकारी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में धीमे थे, लेकिन आखिरकार चीजें बदली, नीतियों को सुधारा गया, और जहां तक गोरेया का सवाल है तो चीन की आबादी को बढ़ाने और टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए सोवियत संघ से 2.5 लाख गोरेया इंपोर्ट करी गई। तो आखिरकार हम इस घटना से क्या सीख सकते हैं? दोस्तों, प्रकृति की जटिलताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। प्रकृति का संतुलन बहुत ही नाजुक होता है। इसके साथ हल्की सी भी छेड़छाड़ के भयानक और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। प्रकृति के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।